विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर भारतीय वोटर आखिर किस मूड में हैं, क्या सोच रहा है? क्योंकि अक्सर पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो उत्तर भारतीयों को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति घूमती ही रही है। मुंबई में हमारे सहयोगी ने चुनावी चौपाल लगाई, देखते हैं। महाराष्ट्र 2024 विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे सरगर्मियां तेज हो रही है और वैसे वैसे ये पूरा चुनाव दिलचस्प बनता जा रहा है। जहां एक तरफ शुरुआती तौर में भाजपा के तरफ से बैनर और पोस्टर लगाए गए थे, कटेंगे तो बटेंगे, वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारतीय विकास सेना की तरफ से कल बैनर लगाया गया था कि कटोगे तो पिटोगे। ये बैनर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संदर्भ में जो है लगाया गया था। आपको बता दें इस वक्त हमारी मौजूदगी मुंबई के शेवरी सीट पर है, जहां पर सीधा टक्कर मनसे के बाला नांदगांवकर और शिवसेना यूबीटी के अजय चौधरी के बीच में है। यहां पर महायुति के तरफ से कोई भी उम्मीदवार उतारा नहीं गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपसी समझौते के चलते महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को यहां पर महायुति की तरफ से समर्थन दिया जा रहा है। ऐसे में यहाँ के आम नागरिक का क्या मूड है, आम नागरिक क्या चाहते हैं, आम नागरिक ने बीते 5 साल में क्या काम देखे हैं, उस पर हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, आपका नाम? मेरा नाम विनय सिंह है। विनय भाई, जो बीते 5 साल में यहाँ क्या कुछ काम हुए हैं, क्या माहौल है यहाँ पर इस वक्त, कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है मतलब जो लीडिंग पार्टी है उसका कैंडिडेट ना होने की वजह से हम लोगों ने, जो कार्यकर्ताओं ने, जो पब्लिक ने भी जो उनको सपोर्ट करने का, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पब्लिक की दशा मतलब अफरा तफरी है कि मतलब कौन कहाँ जा रहा है, कौन किसको वोट दे, यही समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ के मतदारों को तो ठीक से पता ही नहीं चल रहा है कि वो किसको, उत्तर भारतीय, खास करके हमारे उत्तर भारतीय समाज के मतदाता बहुत, ये चुनावी समीकरण की जो नीति बनी है इससे बहुत दुखी है हमारा उत्तर भारतीय। क्योंकि जैसे आपने बताया उत्तर भारतीय काफी दुखी है, 25,000 से ज्यादा वोट है यहाँ पे उत्तर भारतीयों का और काफी निर्णायक है। निर्णायक स्थिति में हम वार्ड क्रमांक 206 में हमने दिखा दिया, हम निर्णायक स्थिति में हमारा वोट है और हमारे नेतृत्वकर्ता भी निर्णायक स्थिति में, मगर हमको हमेशा दरकिनार कर दिया जाता है राजनीतिक क्षेत्रीय पार्टियों द्वारा। इसका हमको हमेशा से दुख रहा है और ये फिलहाल भी बरकरार है। आप लोगों के पास विकल्प नहीं है? हाँ, हमारे पास कोई विकल्प, हमारे पास विकल्प रह के भी हम उसको दे नहीं पा रहे हैं और राजनीतिक पार्टियां हमको हमारे विकल्पों को दरकिनार करके दूसरे लोगों को मौका दे रही हैं, जो कि अक्षम लोग हैं। पिछले चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी ये सिद्ध किया कि उम्मीदवार सही ढंग से नहीं उतारा गया और जो पूरे भारत का जो लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट रहा है वो इस बात को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं केंद्रीकरण के नाते होता क्या है कि बड़ी राजनीतिक पार्टी वो केंद्रीय नीतियों के तहत निर्णय करती हैं, जो कि क्षेत्रीय कार्यकर्ता यहाँ का जो लोकल नागरिक है वो क्या चाहता है वो नहीं जानते। तो यहाँ के क्षेत्र के निर्णायक लोगों को ये जिम्मेदारी अगर देंगे तो ज़्यादा सफल चुनाव के नतीजे हो सकते हैं। आपका नाम? मैं रमेश चौबे। रमेश भाई, क्या माहौल है यहाँ पर, कौन जीत रहा है? माहौल तो इस तरह से जो दिख रहा है, पिछला भी जैसे ही लोकसभा का चुनाव अभी जल्दी से अभी गया हुआ है, नया निशानी लेकर के उद्धव बाला साहब ठाकरे और महाविकास आघाड़ी के लोग चुनाव में उतरे थे और एक अच्छा रिजल्ट के साथ अरविंद सावंत को लीड मिली है। इस बार उन्होंने बीजेपी के बिना साथ दिए, हर बार तो होता था कि बीजेपी साथ में रहती थी, बीजेपी का हमेशा इस तरह का घमंड रहा है कि हम रहेंगे तो ही शिवसेना यहाँ पे जीतती है, लेकिन ऐसा उनका घमंड और नया चुनाव चिन्ह लेकर के नई चुनाव चिन्ह को यहाँ की जनता ने जिताने का काम किया। 50,000 के ऊपर का लीड अरविंद सावंत को मिला, उन्होंने हैट्रिक किया है और दिख तो इसी तरह से रहा है कि इस बार अजय चौधरी हैट्रिक करने जा रहे हैं और उनको कोई नहीं रोक पाएगा और मसाल यहाँ से विजयी होने जा रही है। अजय चौधरी बीते 2 बार से जो सिटिंग एमएलए है, क्या कुछ काम उन्होंने किया है? जी बिल्कुल, उन्होंने आज है ना महाड़ा के प्रश्नों को उठाने का काम किया विधानसभा के अंदर है ना। अगर महाड़ा के प्रश्नों को, इसके पहले पृथ्वीराज की चौहान की सरकार थी, उस चौहान की सरकार में भी उन्होंने महाड़ा के प्रश्नों को उठाने का काम किया। आज 388 जो सारी चीज़ें हैं महाड़ा के रिलेटेड, उन सारी चीज़ों पर उन्होंने काम किया। उस समय की सरकार आई, उनके सीएम ने उस समय शायद नहीं सुनाई दिया, फडणवीस साहब को भी नहीं सुनाई दिया, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री जब उद्धव बाला साहब ठाकरे जब बनते हैं तो उन्होंने इनके प्रश्नों को गंभीरता से लेते हुए जनता के हितों में काम करने का काम किया, जिससे 38,000 परिवार प्रभावित हुए और उनको अच्छा इस चीज़ का लाभ मिलने वाला है। जमीनी मुद्दे क्या कुछ हैं यहाँ पर? जमीनी मुद्दे जो वाटर गटर मीटर की समस्या इस वार्ड के अंदर है, इस पूरे विधानसभा के अंदर है, उन सारी चीज़ों पे अगर खरा उतरने का काम अगर विधानसभा में किसी ने किया है तो ये अजय चौधरी के द्वारा हुआ है, जो कि प्रैक्टिकल है, दिखता है। जमीनी हकीकत तो यही है यहाँ पर। क्या कुछ कहेंगे जमीनी जो हकीकत है इस पर, ये जो 10 साल में उन्होंने काम जो जिक्र कर रहे हैं हमारे साथ, क्या कुछ इस पर कहेंगे? मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम आज 2024 में खड़े हैं, लगभग हमारे आज़ादी को 75 साल से ज़्यादा हो गए और अब भी हम गटर वाटर मीटर यही चीज़ों पे बात कर रहे हैं।
जाके अब अगर हम देखा जाए तो देश प्रगति के राह पे चल रहा है। अगर केंद्र में कहें तो मोदी जी देश को एक नई ऊंचाई पे ले जा रहे हैं, प्रदेश में देश का नाम हो रहा है। पूर्व में जो देश की प्रतिष्ठा थी, देश को क्या कीमत मिलती थी, ये आप सभी जानते हैं, इसमें मैं कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो उसे पता है, जब वो प्रदेश में जाता है, यूएस जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है, तो हमारे देश के और एक भारतीय होने के कारण कितना गर्व महसूस होता है। तो अगर अब भी वाटर गटर मीटर यही मुद्दे लेके अगर 10 साल बाद भी अजय चौधरी जी साहब ये मुद्दे को लेके आगे जा रहे हैं, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि 10 साल में फिर उन्होंने क्या किया। अगर 10 साल में भी वाटर गटर मीटर ये मुद्दे अगर नहीं सॉल्व कर सके, इनको इतना अच्छा मौका था कि कोविड में जब लोगों की समस्या इतनी भयानक थी, जब पेशेंट्स बढ़ रहे थे, तब वो कोविड में स्वयं आके लोगों के बीच रह के काम करें, पर ये नहीं हो पाया। कोविड में लोग दर दर भटक रहे थे, लोगों को सब्जियां नहीं मिल पा रही थी, लोगों को अनाज नहीं मिल पा रहा था, लोग समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति थी कि क्या किया जाए। मानव जाति पे, मानव समाज पे ये भयानक स्थिति थी जो 100 वर्ष बाद आई थी। पर इस समय का मौका लेके ये पावर में थे, उद्धव साहब खुद सीएम थे, पर लोग जानते हैं, जनता जानती है कि सीएम साहब खुद के घर से बाहर नहीं निकले। माझं कुटुंब माझी जबाबदारी, मतलब आप खुद अपनी जवाबदारी, अपना परिवार संभालो, मैं मेरा परिवार संभालता हूँ, इतने तक सीमित रह गए। ये बड़ा दुख की बात है, इसके आगे बड़ा विचार हो सकता है। मुझे लगता है कि बाळा नांदगावकर साहब 5 वर्ष यहाँ पर आमदार थे। उन्होंने कुछ योजनाएं लाई थी जो गटर वाटर मीटर के अलग थी। उन्होंने नरे पार्क में लाइब्रेरी, स्विमिंग क्लब, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऐसी सारी योजना लाए थे। शिवड़ी में अगर आप जानते होंगे तो पूरे विश्व से फ्लेमिंगो आते हैं, एक सह तीमा पे फ्लेमिंगो आते हैं, और जो देखने के लिए काफ़ी जगह से, भारत से, मुंबई से, बल्कि देश के हर एक राज्य से लोग आते हैं, फोटोग्राफर्स आते हैं वो देखने के लिए। तो वहाँ पे वो एक बेड बना रहे थे जिससे वो डेवलपमेंट होता, एक टूरिज्म स्पॉट होता, स्थानिक लोगों को रोजगार मिलता। पर यूबीटी के लोगों ने उस समय इस डेवलपमेंट का विरोध किया। ये लोगों को सिर्फ गटर वाटर मीटर में उलझाए रखना चाहते हैं, उसके आगे कुछ नहीं देखते। तो हमें लगता है आज पढ़े लिखे लोगों ने कुछ इसके आगे का विचार करना चाहिए। हमारे बाप दादा भी गटर वाटर मीटर पे फंसे रहे, हम भी गटर वाटर मीटर पे फंसे रहेंगे तो हमारी तरक्की नहीं हो पाएगी। कह रहे 10 साल में भी गटर वाटर मीटर पे ही फंसे रह गए अजय चौधरी। बिल्कुल नहीं, जब इन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सच है, लेकिन बोलना का मतलब ये है कि वाटर गटर मीटर अगर समस्या है तो ये है। और ये जब नांदगावकर साहब चुन करके आए थे तो उन्होंने भी इस चीज़ों को पूरी तरह से निपटाने का काम, करने का काम अगर किया भी होगा तो उनसे भी नहीं हो पाया। अजय चौधरी साहब ने इस 10 सालों में बहुत अच्छा काम किया है और 5 साल उनको जनता एक बार और मौका देगी तो इन चीज़ों से भी वो निपटने की तैयारी में है। और इस बार वो नक्की सच में हैट्रिक करने जा रहे हैं और जनता का मूड है पूरी तरह से। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ताधारी पक्ष के पास उनके खिलाफ में उम्मीदवार देने तक के लिए नहीं है। ये पहली बार ऐसे होने जा रहा है इतिहास एक तरह से कि सरकार पक्ष के पास उम्मीदवार नहीं अजय चौधरी के खिलाफ देने के लिए। मतलब अजय चौधरी के काम से शायद वो डरे हुए हैं। लास्ट मोमेंट में नाना हम बोले कुछ जैसे लोगों को उतारा जाता है, फिर उनको सिंधे का धनुष बाण देकर के दिया जाता है, दूसरे दिन पता चलता है कि नहीं अभी भी चला है, सोशल मीडिया पे चला है, बाद में नाना हम बोले को भी धीरे से हटा लिया जाता है। सत्ताधारी पक्ष ने नवाब मलिक को बोला कि अंतर्राष्ट्रीय गुंडा है, ये है, वो है, उनका दाऊद से कनेक्शन है। आज उसी सत्ताधारी के अलायंस के अजीत पवार के साथ में नवाब मलिक को वहाँ से टिकट देने का मानखुर्द से काम किया गया और वो उनके उम्मीदवार हैं। तो जनता सब देख रही है, जनता मूर्ख नहीं, जनता को पता है। और यूबीटी के साथ, महाविकास आघाड़ी के साथ, शरद पवार के साथ, उनके अलायंस के साथ जनता आज इस बार खड़ी है महाराष्ट्र के विधानसभा में। नवाब मलिक के साथ साथ अजीत पवार के ऊपर भी इरिगेशन घोटाले के आरोप लगाए गए थे, कोऑपरेटिव हाउसिंग घोटाले के आरोप लगाए गए थे और उसके बावजूद उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया गया था। बात तो इनकी भी सही है। अब ये रहा बीजेपी का और एकनाथ शिंदे जी का, शिवसेना का व्यक्तिगत प्रश्न है। अब वो किसके साथ जाए या किसके साथ न जाए, तो इसमें अब ये राजनीति समीकरण होता है। समर्थन तो मनसे को भी वही दे रहे हैं ना, समर्थन के तहत ही यहाँ पर उम्मीदवार नहीं उतारा गया है। बिल्कुल, अब ये समर्थन दिया जा रहा है, पर समर्थन क्यों दिया जा रहा है आप एक चीज समझिए। बाळा नांदगावकर जी ये 4 टर्म से आमदार थे और बेस्ट एमएलए का उनको अवार्ड दिया गया है हाउस में उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। तो इन्होंने जो समर्थन भी दिया है, ये किसी एक व्यक्ति को न देके एक अच्छा आदमी हाउस में जाए जो लोगों की समस्या सही तरीके से, जिसको पता है कि समस्या कैसे छुड़ाई जा सकती है, वो विषय कैसे छुड़ाए जा सकते हैं, तो ये उन सारी चीज़ों के लिए उनको समर्थन दिया गया है। ये किसी व्यक्ति विशेष ऐसा समर्थन नहीं। अगर आप देखे जाए तो अब शिवाजी पार्क माहिम में अमित ठाकरे जी साहब को नहीं मिला समर्थन, वहाँ पे तो उन्होंने कैंडिडेट दे दिया।
लेकिन कैंडिडेट को विड्रॉ करने के लिए कहा जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा कोई है। दबाव, कोई किसी पे दबाव नहीं बना सकता। लोकशाही है, हर आदमी अपने मर्जी का मालिक होता है, हर कोई अपने हिसाब से काम करते रहता है, तो कोई किसी पे कोई दबाव नहीं बना। बाला नांदगांवकर क्योंकि मनसे के उम्मीदवार है और ऐसे में कल पोस्टर्स लगे थे उत्तर भारतीय विकास सेना की तरफ से कि कटोगे तो पिटोगे, क्योंकि मनसे जो है लगातार 2007 के बाद से ही उत्तर भारतीयों को लेकर आक्रामक दिखी है कहीं ना कहीं। तो इन सारी चीजों के बावजूद क्या उत्तर भारतीय वोट करेंगे उन्हें? बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे मैं बताता हूँ। क्योंकि मीडिया जो चीज़ पोर्ट्रे करती है वो चीज़ एकदम अलग होता है और वास्तव में चीज़ अलग होती है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। समझिए, मेरे दादाजी यहाँ पे मुंबई में आए हुए थे। मेरे दादाजी के बाद मेरे पिताजी, जिनका जन्म गांव में हुआ, पर दादाजी वहाँ जाने के बाद पिताजी आए, मेरा जन्म यहाँ पे हुआ, मैं यहीं पे पला बड़ा, यहीं पे मेरा शिक्षण हुआ, यहीं पे मेरा रोजगार है। और अब जब मैं गाँव जाता हूँ तो मुझे गाँव के लोग कहते हैं कि ये तो प्रदेश के हैं, ये यहाँ के नहीं है। तो हमारे जैसे लोग जो यहाँ पे पले बड़े हुए हैं, अब समझिए मेरी बच्ची को अगर स्कूल में एडमिशन चाहिए और अगर मेरी बच्ची को एडमिशन नहीं मिल के दिल्ली के किसी बच्चे को मिल जाए, हरियाणा के किसी बच्चे को मिल जाए या बिहार के किसी बच्चे को मिल जाए, तो मैं यहाँ तो स्थानिक हूँ ना, मुझे तो दुख होगा। तो मनसे का कहना क्या है कि पहले स्थानिक लोग जो हैं, फिर वो किसी भी जाति या धर्म के हों, पहले उनकी सुविधा पूरी हो जाए, फिर उसके बाद बची हुई सुविधा बाकी के लोगों को दिया जाए ना। हमारे घर का अनाज पहले हम हमारे घर वालों को देते हैं। जब हमारे घर का परिवार का पेट भरा होगा तभी तो हम मेहमान का स्वागत करेंगे। जब अपना ही पेट खाली होगा तो हम मेहमान को क्या खिलाएंगे। आपका नाम? सतीश तिवारी। तिवारी जी, जैसे ये कह रहे हैं, लेकिन संविधान ने सबको हक दिया है, कोई कहीं भी जा सकता है, कोई कहीं भी जो है रोजगार ढूंढ सकता है, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकता है। क्या स्थिति, क्या माहौल है यहाँ पर? देखिए, ऐसा है कि हम यहाँ उत्तर भारतीयों के नाते पे जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, जो नारा आज दिया गया है वो 100 साल पहले देना चाहिए, बटोगे तो कटोगे। उत्तर भारत के नाते, हिंदुत्व के नाते हम जब जब बटे हैं, जब जब कमजोर हुए, तब तक हम कटे हैं। तो आज स्थिति में ऐसी है, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बहुत ही ज़्यादा नाराज हूँ। मैं खुद एक हूँ कि यहाँ पे कैंडिडेट देना चाहिए था। यहाँ हिंदुत्व के लिए, लोगों के महाराष्ट्र के हित के लिए लोग वोट करना चाहते हैं। आज उनके पास कमल दमाना चाहते हैं, लेकिन आज उन्हें कोई पर्याय नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के नाते आज एक ही ऐसी पार्टी है, बोरीवली से संजय उपाध्याय को न्याय दिया, विद्या ठाकुर को न्याय दिया। मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश के लिए कौन सोचता है? इसी वार्ड में, इसी विधानसभा में हम उत्तर भारतीय 25-30 हजार हैं, हमें कोई पूछता भी नहीं है, हमें नेतृत्व नहीं दिया जाता है। जबकि हमारे उत्तर में यहाँ पे आप देखिए, एक एडवोकेट है, कोई बिजनेसमैन है, कोई डॉक्टर है, अच्छे उत्तर भारतीय समाज में महाराष्ट्र में योगदान कर रहे हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी छोड़कर उत्तर प्रदेश के मामले में, हिंदुत्व के मामले में कोई न्याय देने वाली पार्टी नहीं है। यहाँ मौजूदा सीट पर अभी जैसे जिस तरह आप कह रहे हैं, मायावती ने नहीं उतारा है अपना उम्मीदवार, तो उत्तर भारतीय किस तरफ जाएंगे? देखिए, उत्तर भारतीय एक ही मैं फिर कहूंगा, जो हिंदू हित की बात करेगा वही इस महाराष्ट्र में राज करेगा। मुझे इतना ही समझ में है, जब मेरी पार्टी आदेश देगी, अगर मेरी पार्टी बोलती है मंच को सपोर्ट करो, तो मैं मंच को सपोर्ट करूंगा कि मेरी ही पार्टी ऐसी है जो देश हित की बात करती है, मेरी पार्टी ऐसी है जो महाराष्ट्र हित की बात करती है, मेरी ही पार्टी ऐसी है जो हिंदुत्व की बात करे। अगर मेरी पार्टी कहती है कि आपको महाराष्ट्र नॉर्थ को समर्थन देना है, जो कि राज साहब ठाकरे ने अपनी भूमिका बदली है लोकसभा में, हिंदुत्व के नाते, ओपनली हिंदुत्व के नाते ऐसे नेता प्रखर चेहरे में उभर आए हैं, अगर वो हिंदुत्व आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को संभाल के लेते हैं, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या का मतदान उनको वोट करेगा, अगर हमारे पार्टी का आदेश होगा तो। महाराष्ट्र में क्या कुछ समीकरण है? क्योंकि बात इस सीट की नहीं है, 30 लाख वोटर्स मुंबई में है, उसके अलावा नासिक औरंगाबाद बेल्ट पर भी उत्तर भारतीयों की भूमिका है। इस सीट पर उम्मीदवार नहीं है मायावती की, लेकिन क्या जिस तरह से लोकसभा में उत्तर भारतीयों ने भाजपा का साथ इस बार छोड़ा था, विधानसभा में साथ देंगे? देखिए, ऐसा है ना, हम महाकाल की नगरी से आते हैं, काशी की नगरी से आते हैं, जहां पे देवभूमि बोला जाता है। जब जब इस समाज जिस तरफ झुकाव रखता है उस तरफ सत्ता आती है। ये पहले के 100 साल का उदाहरण आप उठा के देख लीजिए। केंद्र में जब उत्तर प्रदेश का नागरिक जिस तरफ झुकाव रखता है, सरकार वहीं पे आती है। हर बार मुंबई में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश का आदमी जिस तरफ झुकाव रखता है उस तरफ सरकार आती है। और इस टाइम वापस भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार इसी उत्तर प्रदेश के नागरिकों के दम पर आएगी। इस सीट पर और महाराष्ट्र में वो क्या मुद्दे होंगे जिसे लेकर आम नागरिक वोट करने वाले इस बार? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी बात, मोदी जी तो एक तो प्रगति का समुद्र बहा रहे हैं। आप देखिए, अगर इसी शिवड़ी में मैं छोटी सी बात करूंगा, आप बगल में खड़े हैं, आप देख रहे हैं बगल में शिवड़ी नावा सभा का सबसे बड़ा ब्रिज अगर किसी सरकार ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज हम गटर मीटर भी फंसे हुए हैं।
आप मुझे बताइए, इस साल में हमें सब यहाँ 50 साल के लोग पूरे हुए, वही गटर, वही मीटर, वही गंदगी, और हमारे जो मौजूदा विधायक हैं वो समस्या जरूर उठाते हैं, मैं मानता हूं उनकी बात। एक समस्या का हल दिखाइए मुझे किया हुआ, एक अच्छा प्रकल्प लाए, और सरकार थी ना उनकी 2.5 साल, क्यों नहीं लाए आपने? जब जब वोट किया है तब तक मराठी मानुस यहाँ हाथ पार हुआ है। 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जो सरकार इस विधानसभा का नेतृत्व करते हैं, एक मराठी मानुस, एक उत्तर भारतीय। जब जब मराठी मानुस उत्तर भारतीय शिवसेना वोट किया है, वो पहले दहीसर गया है, फिर नाला सोपारा गया है, अब हद पार होते जा रहे हैं। मुझे पता है मराठी मानुस का आवाज कभी उठाया उन्हें, उत्तर प्रदेश के तो लोग दूर के रह गए। तो मौजूदा विधायक को गिराना ये हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि अगर हिंदू हित की जो बात करेगा, जो नवाब मलिक के साथ खड़ा रहेगा, जो अफजल गुरु के साथ खड़ा रहेगा, हाँ अफजल गुरु के कब्र पे सजाने का काम कर रहे हो आप लोग। आप क्या दिखाना चाहते हो आप लोग? देखिए, इस वक्त मैं एक ही चाहता हूं, हिंदू के हित में जो बात करेगा उसी के लिए हम खड़े करके, आज एक ही राष्ट्र बचा हुआ है। इसके पहले मेरे पिया गए रंगून किया है, वहां से टेलीफोन, ये हम बोलते थे सबसे बड़ा हिंदू तो कब कंट्री था, आज इस्लामिक हो चुका है। इंडोनेशिया सबसे बड़ा हिंदू कंट्री था, आज इस्लामिक हो चुका है। नेपाल आज क्रिश्चियनिटी हो चुकी है। आज मुझे बताइए, भारत में सिर्फ हिंदू राष्ट्र बचा हुआ है। अगर हम हिंदुओं का, अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो जाएंगे कहाँ? इसलिए कहता हूँ, बटेंगे तो कटेंगे। नवाब मलिक की बात आपने की, लेकिन नवाब मलिक को अजीत पवार ने, जो सहयोगी है, भाजपा के सहयोगी दल है, उन्होंने ही टिकट दिया है, उन्हें और उनकी बेटी को भी टिकट दिया है। नहीं, बहुत गलत किया है। मैं बोलता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का पता गलत किया है, और भारतीय जनता पार्टी अपने स्टैंड पे कायम है। हम नवाब मलिक का समर्थन नहीं करेंगे, उन्हें कोई मदद नहीं करेंगे। पहले दिन से आज तक यही भूमिका भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। आपका नाम? विनय पांडे। विनय पांडे जी, क्या माहौल है इस सीट पर? क्या लग रहा है, क्या मुद्दे होंगे इस बार? देखिए, मुद्दे यहाँ पर 2 ज़्यादा हैं। एक तो जो पुराना मुद्दा लोकसभा के समय में, वो मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, जो भी कुछ उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी के साथ हुआ। ये मुद्दे जिंदा है, ये चाहे कितना भी ये लोग प्रयास कर ले, सारी चीज़ें कर ले, मुद्दे मरने वाले नहीं। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उत्तर भारतीयों की हिफाजत यहाँ पर जिसने की बॉम्बे में, सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने की। उन्हीं के 2 नेता लेकर आप लोग बैठे हो, राजन सिंह और कृपाशंकर सिंह, जिन पर आप ही लोगों ने आरोप किए थे भ्रष्टाचार के, रिवॉल्वर के, सारे आप लेके बैठे हो। आपके यहाँ आते क्लीन हो जाते। सबसे बड़ी बात यह है कि समीकरण हर सीट का अलग होता है। यहाँ पर 23,500 उत्तर भारतीय और मुस्लिम है, जो उत्तर भारत से। हम ये चिल्ला दे जो हिंदू हित की बात करें, हिंदू मैं भी हूँ ना, मेरी विचारधारा अलग हो सकती है, मेरी सोच हिंदुत्व के बारे में अलग हो सकती है, हर एक की अपनी सोच होती है, लेकिन तरीका होता है कि सीटें जो होती है। अब यहाँ पर देखिए, बाड़ा नांदगांवकर खड़े, मेरे बहुत अच्छे मित्र, उजाला जी यहीं पर है कहीं, मेरे बहुत अच्छे मित्र, नाना हम बोले, यहाँ जितने लोग हैं सब जानते, मेरे बड़े अच्छे मित्र। लेकिन स्टैंड जब होना पड़ेगा तो मुद्दों पर होना पड़ेगा। ऐसा कोई काम बताइए जो अजय चौधरी ने यहाँ पर नहीं किया हो। उत्तर भारतीयों को सबसे पहला स्थान यहाँ पर दिया होगा किसी ने, तो अजय चौधरी ने दिया, वरना कोई लालबाग नहीं जाता है शाखे पर। आप मुझे बताइए, कितने उत्तर भारतीय चले जा रहे भाजपा के ऑफिस में? यथार्थ है, सच्चाई जो है, मेरे सारे मित्र हैं। लेकिन अजय चौधरी के यहाँ प्रतिदिन सुबह जाइए, ऐसा कोई उत्तर भारतीय सेक्शन इस इलाके में नहीं होगा जहाँ पर अजय चौधरी ने पानी नहीं दिया, जहाँ पर उनकी समस्याओं को नहीं सुना। मेरे प्रत्यक्ष, मैं यहाँ पर गया हूँ, मैंने यहाँ पर करीब 14 उत्तर भारतीयों को 50,000, 4.5 लाख रुपए मेडिकल ऐड दिलवाया, कान से बहरी बच्ची का ऑपरेशन करवा, वहाँ पर पैसे दिए। तो ये बेमानी बात है। जो हकीकत है कि यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा कि जो है 22,500 साढ़े 23,000 वोटर्स जो है उत्तर भारतीय, वो मुस्लिम और उत्तर भारतीय। यहाँ पर भाजपा की सबसे बड़ी भूल ये हो गई कि उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं दिया, उन्होंने अपना रास्ता खोल दिया अजय चौधरी का। मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, 22,000 वोट शलाका चौधरी ने यहाँ से लिया था जब वो खड़ी थी। आप कांग्रेस की बात कर रहे थे, कांग्रेस की कृपाशंकर सिंह भाजपा में गए, हाल ही में संजय निरुपम जो है शिंदे गुट में गए। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं वो दर्जा उत्तर भारतीय नेताओं को नहीं दिया, जिस कारण जो है वो कांग्रेस छोड़कर अलग अलग पार्टियों में गए। अब मुझे बताइए, महाराष्ट्र का गृह मंत्री बना देना ये दर्जा नहीं है? मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष बना देना ये दर्जा नहीं है? लोकसभा में संजय निरुपम का टिकट कटा, टिकट दिया भी तो कांग्रेस ने, सांसद थे, टिकट दिया भी तो राजन सिंह। 15 साल विरोधी पक्ष नेता रही इसी मुंबई महानगर पालिका में। आप सबकी कमाइयाँ देखिए ना, पूरा पेट मलाई मस्के के साथ ब्रेड बटर खाने के बाद भी खीसे में डाल के लोग ले गए, और फिर कहीं भाजपा में चले गए, कहीं यहाँ चले गए, कहीं वहाँ चले गए। ये इनकी नीति है।
ये लोग जाने के बाद साफ कैसे हो जाते हैं मैं नहीं समझता हूँ। सबसे बड़ी बात भाई साहब, मुद्दा मैं ये उठाना चाह रहा था, भाजपा ने ही शिवसेना अजय चौधरी का रास्ता जीतने का क्लियर कर दिया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि भूमिका स्पष्ट नहीं होती है राज साहब की, और उस तरह से अगर फिर से बीते 2-3 साल से उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया, ऐसे में विधानसभा चुनाव के बाद वापस मराठी मानुष का मुद्दा लेकर अगर वो आते हैं और फिर से कहीं ना कहीं अगर आक्रामक हो जाते हैं तो फिर ये मुश्किल हो जाएगी। देखिए, दो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत है हिंदुत्व के लिए मैं बोलना चाहता हूँ। राम मंदिर, जिस भगवान राम को काल्पनिक कांग्रेस ने बताया, डीएमके के लोगों ने हिंदुत्व को डेंगू बताया, बीमारी बताई, वीर सावरकर जी को राहुल गांधी जी ने गाली दिया, उसके साथ खड़े हो आप। जो मेरे भगवान का राम का नहीं हो सकता, तो मेरा कभी नहीं हो सकता। ये एक पीठ पे मारने से वो बहुत बड़ा जख्म देके गए हैं कांग्रेस, जिस कांग्रेस को उत्तर भारतीय समाज हमेशा सपोर्ट किया हुआ है। एक बोलते हैं ना, बाप दादे का प्रॉपर्टी समझते थे उत्तर भारतीयों को, उसके दम पर हमेशा कांग्रेस ने सरकार पाई है। क्या किया? हमारे भगवान राम को कपिल सिब्बल ने काल्पनिक बताया। अरे इतनी शर्म नहीं थी कि आप उद्घाटन में, भगवान राम के उद्घाटन में भी आप गए नहीं? क्या बताना चाहते हो हमको आप? तो जहां मैं आज, मुझे देखिए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का क्या है रुख है मुझे नहीं पता, मुझे ये आज पता है कि आज हिंदुत्व के लिए वो खड़े हैं, और हिंदुत्व के लिए जो खड़ा रहेगा, भारतीय जनता पार्टी का मतदार हो या उसका कार्यकर्ता हो, वो उसके साथ खड़ा रहेगा। आपका नाम? मनोज पांडे। मनोज पांडे जी, क्या माहौल है यहाँ पर, क्या मुद्दे हैं? देखिए, अभी तक यहाँ पे जितनी भी बातें हुई, मैं बड़े गौर से सुन रहा था, सभी की बातें सुन रहा था। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने गटर मीटर वाटर का बात किया, किसी ने उत्तर भारतीय का बात किया, किसी ने हिंदुत्व का बात किया, कई बातें हुई यहाँ पर। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ का सवाल है, देखिए, मैं इतना ही जानता हूँ, मैं एक साधारण उत्तर भारतीय हूँ, एक अपने बाल बच्चों के साथ, मेरी ये तीसरी चौथी पीढ़ी है। हमारे, जैसे कि बताया गया कि पिताजी के पिताजी यहाँ पे आए थे सन 1942 में। तो आज इस शिवड़ी विधानसभा में, आज पिछले मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा शतक से हम रहते हैं, 1960 से। तो यहाँ पे जब भी हम जैसे उत्तर भारतीयों को जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जब किसी चीज़ की हमें पर्सनली ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे लिए एक ही पार्टी खड़ी रहती है, क्योंकि उसी पार्टी का नगर सेवक भी उसी पार्टी का है, विधायक भी उसी पार्टी का है, और सांसद भी उसी पार्टी का है। और इसके साथ साथ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की मैं बात कर रहा हूँ, उनका कैडर ऐसा है, शाखा प्रमुख से लेके उप शाखा प्रमुख होते हैं, इसमें गट प्रमुख होते हैं, इमारत प्रमुख होते हैं, शिव सैनिक होते हैं। वो कभी भी आप, जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो दौड़ के चले आते हैं। और शिवसेना की शाखा में जाने वाले किसी भी व्यक्ति को उसकी जात नहीं पूछा जाता, तो उत्तर भारतीय है या मराठी भाषी है, गुजराती है, मारवाड़ी है, मुस्लिम है, ये नहीं पूछा जाता। उसको ये पूछा जाता है कि तेरी तकलीफ क्या है, तेरा यहाँ आना कैसे हुआ, हम तेरे लिए क्या कर सकते हैं, ये पूछा जाता है। तो पिछले सालों साल से जो मैं इस विभाग में, शिवड़ी विभाग, शिवड़ी परेल विधानसभा आप बोलिए, लालबाग काला चौकी का एरिया बोलिए, ये मराठी बहुल इलाका है, इसमें उत्तर भारतीय भी काफ़ी बड़े पैमाने पर रहते हैं। कभी मैंने यहाँ पर भेदभाव नहीं देखा कि आप उत्तर भारतीय हैं, इसके लिए आपके साथ कोई दूजा भाव है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। और जो पार्टी आपके लिए खड़ी होती है, उस पार्टी के लिए जब चुनाव में उसको जरूरत होती है, तो उस पार्टी के लिए हमें भी खड़ा होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो हमारा स्टैंड पूरा क्लियर है, हम शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि जब भी हमें किसी व्यक्ति चीज़ की जरूरत पड़ती है, तो हमारे लिए वो दौड़ के आते हैं, वो हमारे लिए हैं तो हम भी उनके लिए हैं। दैट्स ऑल। यहाँ पर तमाम वो आम नागरिक, वो वोटर्स, अलग अलग मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी वो सारी तमाम बातें हमारे सामने रखी। क्या मुद्दे रहेंगे, किस तरह से यहाँ पे विकास हुआ है, और किस तरह से आने वाले समय में यहाँ के लोग अलग अलग पार्टियों के साथ जो है नजर आएंगे, अलग अलग मुद्दों पर वोट करेंगे, और उसके बाद इस सीट पर किसकी जीत होगी, ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाता है। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल के